Hello students, welcome back to 3Ds, your favorite educational YouTube channel. I am Shaurup Sudhar and today we are going to learn about global warming, its causes, effects and some solutions. So आप सबने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना ही होगा. So have you ever wondered, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्यों हो रहा है और इसके होने से हमारे प्लेनेट में इतना इफेक्ट क्यों पड़ रहा है? वेल, आज की वीडियो में इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स डाइव राइट इन. तो पहले शुरू करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर है क्या. ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इंक्रीज होता है. ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से, डिफोरेस्टेशन होने से और कुछ अदर एक्टिविटीज जिससे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं. और जब वो गैसेस एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो सन से जो हीट निकलता है और वो ट्रैप कर लेते हैं, क्रिएटिंग एन इफेक्ट दैट वार्म्स द प्लैनेट. और वो इफेक्ट का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं. इमेजिन करिए, अर्थ एक ब्लैंकेट से रैप किया गया है और वो ब्लैंकेट जो है वो गैसेस से बना हुआ है. वही ब्लैंकेट क्या करता है, सन से जो हीट निकलता है, सन से जो हीट निकलकर अर्थ में पड़ता है, पृथ्वी में पड़ता है, वो ब्लैंकेट ट्रैप करता है, which keeps the planet warm enough for life. तो कभी कभी ऐसे होता है कि वो जो ब्लैंकेट है जिससे अर्थ को रैप किया गया था, गैसेस का जो ब्लैंकेट हमने बताया था, वो ठीक हो जाता है. वो कैसे ठीक हो जाता है? जब हम फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल और गैस बर्न करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. वो जो गैसेस निकलते हैं वो हीट को और ज्यादा ट्रैप करने लगते हैं. हालांकि वो पहले भी ट्रैप हो रहा था एनवायरमेंट, बट वो जो निकलते हैं आफ्टर बर्निंग फॉसिल फ्यूल वो और ज्यादा करने लगते हैं, which leads to Earth's temperature rising and causing what? Global warming. अभी हम पढ़ेंगे कि कितने तरीके की ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जो कि हीट ट्रैप कर लेते हैं. तो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, बट द मोस्ट कॉमन वंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो कि मेनली फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से और डिफोरेस्टेशन होने से एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है. सो फॉसिल फ्यूल जब हम बर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एटमॉस्फेयर में चले जाता है. Whereas डिफोरेस्टेशन का मतलब है when people cut down trees और destroy forest. हमें पता है कि ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. तो अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस ही नहीं होगा. इसलिए डिफोरेस्टेशन एक रीजन है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रह जाता है. दूसरा है हमारा मीथेन. सो मीथेन कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस जब उनका प्रोडक्शन होता है तो मीथेन रिलीज होता है. ठीक है, मीथेन हमें लाइफ स्टॉक यानी कि काउस से भी मिलता है एज पार्ट ऑफ देयर डाइजेस्टिव प्रोसेस. मीथेन लैंडफिल से भी रिलीज होते हैं. So landfills are disposable waste where waste is buried. And methane also releases from wetlands too. So methane जो है वो हीट ट्रैप करने में CO2 से ज्यादा पावरफुल है, but it lasts shorter in the atmosphere compared to carbon dioxide. तो अगला वाला है नाइट्रस ऑक्साइड.
तो ये गैस जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से रिलीज होता है, पार्टिकुलरली फ्रॉम फर्टिलाइजर्स। जब फार्मर्स फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से भी रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन CO2 एट ट्रैपिंग हीट। ओके, वो CO2 से स्ट्रॉन्ग है हीट ट्रैप करने में। अभी हम देख लेते हैं कुछ कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो बहुत सारे कॉजेस है ग्लोबल वार्मिंग का। कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेस है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफोरेस्टेशन, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो शुरू करते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। तो जब हम फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस को बर्न करते हैं फॉर एनर्जी पर्पसेस, इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वो बहुत बड़े अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। अगला है डिफोरेस्टेशन। एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जब ट्रीज को काट दिया जाता है तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाता, और इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में रह जाता है, वो कम भी नहीं होता और वो बढ़ता ही रहता है। तो अगला है एग्रीकल्चर। तो हमने पढ़ा भी था थोड़ी देर पहले कि लाइव स्टॉक फार्मिंग से क्या होता है, मीथेन प्रोड्यूस होता है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। और फर्टिलाइजर्स जब फार्मर्स यूज करते हैं उसमें से भी एक गैस निकलता है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप करने में हेल्प करता है, या फिर ये हीट ट्रैप करता है। ठीक है, तो अगला है ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने देखा है कि कार्स, ट्रक्स, एयरप्लेन्स, शिप्स, दे एमिट कार्बन डाइऑक्साइड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ओके, और वो भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल वार्मिंग होने के लिए। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो बहुत सारे इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के, कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हम पढ़ेंगे आज। तो पहला है राइजिंग सी लेवल्स। सो यहाँ पर देखिए एक इमेज भी हमने दिया है देखने के लिए कि ग्लेशियर्स और आइस कैप्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स। ओके, तो जब वो मेल्ट हो रहे हैं तो सी लेवल भी राइज हो रहा है, लीडिंग टू व्हाट, फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज, और वो जो आसपास का कम्युनिटी है उनको खतरे में डाल रहा है। सो अगला वाला है थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। तो ये टेम्परेचर में बार बार चेंज होने से बहुत सारे एनिमल्स को सरवाइव करने में उनको दिक्कत आ रहा है। ठीक है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सरवाइव करने में। सो इससे क्या हो रहा है कि वो बहुत सारे स्पीशीज ऐसे हैं जो अभी क्या है, एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। अभी अगला इफेक्ट देख लेते हैं क्या है। अगला इफेक्ट है एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट्स। तो वो जो वेदर में बार बार चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो क्या हो रहा है, क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वाटर का शॉर्टेज हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड में इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये है कुछ हमारे इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आइए देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन क्या है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो स्लो डाउन हो जाए। तो पहले है रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और अदर क्लीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज करें फॉसिल फ्यूल्स के अलावा, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगला वाला है एनर्जी एफिशिएंसी। अगर हम ऐसे अप्लायंसेस यूज करें जिससे एनर्जी कम कंज्यूम होता है, तो भी हम ग्लोबल वार्मिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं। थर्ड नंबर है रिफोरेस्टेशन। अगर हम प्लांटिंग करना शुरू करते, ठीक है, हम प्लांट लगाना शुरू करते, तो
हमें पता है कि प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट विल आल्सो रिस्टोर नेचुरल हैबिटेट्स। तो अगर हम रिफोरेस्टेशन कर ले तो भी हम ग्लोबल वार्मिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं, क्योंकि CO2 जो है वो वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस है और वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है। फोर्थ वन इज द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इफ वी use electric cars and buses instead of traditional vehicles, will also what? Slow down global warming to some extent. पांचवा है reducing waste. So if we recycle items like paper, metals and glass and do composting, और हम प्लास्टिक का यूज करना कुछ हद तक कम कर दे तो हम डिस्पोजेबल वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, which will lead to what? The slowdown of global warming at some extent. So in conclusion, हमें क्या पता चलता है इस टॉपिक से कि pollution और deforestation is some of the main causes of global warming. But हम clean energy और water save करके और trees plant करके इसको क्या कर सकते हैं? Slow down कर सकते हैं. So that's all for today. I hope you learned something new about global warming. If you enjoyed the video, don't forget to like, share and subscribe to 3Ds